इन्होंने आपको 3000 लाख करोड़ रुपए की लूट का पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और उसके बाद अलग अलग कालखंड में जो अलग अलग प्रकार से लूट हो रही है उसके विविध आयाम हैं, लूट के जो अलग अलग पहलू हैं कि कैसे कैसे हम लूटे जा रहे हैं, उससे थोड़ा थोड़ा आपको अवगत करा रहे हैं कि आप अपनी पीढ़ियों को, अपनी जनरेशन्स को, अपने बच्चों को बता सकें और आप भी इसके बारे में अवगत हो सके कि कैसे कैसे देश में ये लूट खसोट चल रही थी और आज भी वो बदस्तूर जारी है, कैसे इससे देश को बाहर उभारना है। तो कपालभाति अनुलोम विलोम कर ले, अभी तो लास्ट में करना ही है, सूर्य नमस्कार भी अंत में करवाएंगे। जी राकेश जी। पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सुबह सुबह पूज्य स्वामी जी महाराज ने आज जो एलोपैथिक कंपनियों के बारे में कहा, जो एलोपैथी के बारे में कहा, वो पूरी तरह से सच है। और आप देखिएगा 100-200 सालों में पूरी दुनिया वही बात कहेगी जो पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। आज यद्यपि हमें यह लगता है कि पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि डायबिटीज ठीक हो जाती है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ये झूठी पैती है। ये सब सच होने वाला है। और इतिहास में ये कहा जाएगा कि उस समय एक सन्यासी ने, जो जमीन पर सोता था, जो 2 कपड़ों में रहता था, उसने संगठित इस लूट को चुनौती देने का काम किया था। और ये बहुत बड़ा सेक्टर है। ये एलोपैथी की कंपनियां इतनी मजबूत हैं कि इनके सामने किसी देशों की सरकार भी कोई ताकत नहीं रखती। तो इसके बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज रोज हमें बताते हैं। तो इतिहास में ये एक नया इतिहास बनने वाला है। अभी कल हमने जो लूट के विषय में बातचीत की थी कि बाहर से विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने लूटा, उसके विवरण उनके समय के लिखे हुए लोगों में या उसके बाद लिखे हुए लोगों में मिलते हैं और एक बार उनको पढ़ते हैं तो यकीन नहीं होता। लेकिन जब कल हमने प्रमाण की बात की थी, उस डूबे हुए जहाज में किस प्रकार से 5000 मण चांदी थी, किस प्रकार से पद्मनाभन मंदिर में आज भी 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का सोने चांदी हीरे जवाहरात हैं, तो हमें यकीन करना पड़ता है। और इस लूट को यकीन करने के लिए सबसे पहले हमें जो मानना पड़ेगा वो ये मानना पड़ेगा कि हमारे बाप दादा कितने अमीर थे। अब देखिए, फ्लोरिडा में आदरणीय ब्रह्म जी रहते हैं, यूके में पूज्य माता सुनीता जी रहती हैं। तो हमारे भारतवंश के जिनका डीएनए भारत का है, वो कहीं भी जाएंगे, कारोबार करेंगे और कमाई होने के बाद उनके मन में एक ही इच्छा आएगी कि हम यदि कोई चैरिटी करें, कोई परोपकार करें या कहीं धन दें तो अपने मूल देश में दें। इस देश में एक झूठ फैलाया गया कि जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए और भारत में रह गए तो उसको विदेशी आक्रमणकारी या उसको लूट नहीं मानते, जबकि वो भी लगातार मुगल शासन में लूट चलती रही। मैं एक आंकड़ा उसका देता हूं। ये कहा जाता है ना, विदेशी हमलावर तो उनको मानो जो लूटकर बाहर लेकर गए, लेकिन जो इस देश में भी रहे, लेकिन देश में रहते रहते भी उन्होंने लूटा। जैसे औरंगजेब के समय की मैं बात करूं तो औरंगजेब ने कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा है, वो ये लिखता है कि 1659 में जब औरंगजेब नया नया राजा बना था तो राजा बनते ही उसने मक्का में 6 लाख रुपए भेजे थे। अब ये जो 6 लाख रुपए, उस समय के 6 लाख रुपए हैं, ये कितने हैं आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस समय 1 रुपए में 280 किलो चावल आता था। तो आज के हिसाब से इन 6 लाख रुपयों में 2 लाख टन चावल खरीदा जा सकता है। उतनी संपत्ति तो उसने एक बार भेजी। तो उसके बाद जो लोग महिमा मंडित करते हैं कि वो तो यहीं पर रह गए थे, उन्होंने तो देश को लूटा नहीं, उन्होंने तो भवन बनाए, वो सब संगठित झूठ है। उन्होंने भी लगातार लूटकर बाहर वो भेजते रहे। जैसे आज भारत से बाहर जो भारत वाले लोग भेजते रहते हैं, उनकी भी मन में इच्छा ये होती है कि हम भारत में कुछ चैरिटी करें, कुछ सेवा करें, लेकिन वो लूट के नहीं भेजते वो पुरुषार्थ करके। लूट का दो देखो, एक होता है पुरुषार्थ करके कुछ अर्जित करना, एक लूट होता है कि पॉलिटिकली कैप्चर करके फिर वहां के संसाधनों को, वहां के लोगों के पास संपत्ति, टैक्स लगाते थे तो अंग्रेजों ने 90 से लेकर 99% टैक्स लगाए, इसको कहते हैं लूट। फिर जो संसाधन थे, सोना चांदी हीरो मोती, उनको ले लिया, लोगों मंदिरों को लूट लिया। माने लूटने में और पुरुषार्थ में अंतर है। हमारे भारत के लोग जो पूरी दुनिया में रहते हैं और उसके बाद भी भारत की मदद करते हैं, वो उन देशों को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद अपने पुरुषार्थ का पैसा यहाँ पर भेजते हैं। लेकिन जो राकेश जी जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि जो आदमी की जहां निष्ठा होती है ना, वो पैसा वहां डालता है। तो भारत वाले तो पुरुषार्थ का पैसा ला रहे हैं, ये लूट का पैसा भी बाहर ही भेजते थे, चाहे वो अंग्रेज हो या मुगल हो। अभी सामने आप एक ग्राफ देख लीजिए। एक अर्थशास्त्री हुए हैं
बहुत पॉपुलर हुए हैं, एंगस मेडिसन, उसको खूब कोट किया जाता है उनको। उन्होंने पिछले 2000 साल की जीडीपी के आंकड़े निकाले हैं कि पूरे विश्व में कैसी जीडीपी रही है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस ग्राफ में आप देखेंगे तो जो भारत है, ईसा के बाद सन 1 से लेकर 1000 तक सबसे जो ऊपर रहा है वो भारत रहा है। आप देखिए भारत की कोई बराबरी नहीं कर रहा। और 17वीं शताब्दी तक भी, मुगलों के समय भी भारत की जीडीपी 20 से लेकर 23-24% तक रही है। वर्ल्ड की जीडीपी का, वर्ल्ड जीडीपी की बात हो रही है अभी, पूरी दुनिया की जीडीपी का इतना हिस्सा रही है भारत की भागीदारी पूरी वर्ल्ड जीडीपी में। और 10वीं शताब्दी में ये 30% थी। तो आप ये सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज अमीर कितने थे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर हम भारत को सोने की चिड़िया की बात करें तो पूरी दुनिया की 30% से अधिक संपत्ति केवल भारत में थी। और आज की भी हम बात करें तो भारत की माताओं और बहनों के पास पूरी दुनिया का 11% सोना केवल भारत की माताओं और बहनों के पास है। आज भारत की माताओं बहनों के पास 21,000 टन सोना है। ये जो बड़े 5 देश हैं उन सबसे ज्यादा है। अमेरिका के पास 8,000 टन है, जर्मनी के पास 3300 टन है, इटली के पास 2400 टन है, फ्रांस के पास 2400 टन है, रूस के पास 1900 टन है। भारत के पास, सरकार के पास केवल 750 टन सोना है। और आपको पता है कि सोने को ही, सोने का जो रिजर्व रखा जाता है उसी के आधार पर नोट छापे जाते हैं, उसी के आधार पर सारी चीजें, देश की इकोनॉमी चलती है। और उसी को यह माना जाता है कि आपात स्थिति में काम यही आएगा। तो आज अगर हम बात करें तो भारत कितना अमीर रहा है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज भी भारत के मंदिरों में, अगर मैं केवल मंदिरों की बात करूं तो मंदिरों में 2500 टन सोना है। पद्मनाभन मंदिर की बात करें तो अकेले कल जिस पद्मनाभन मंदिर की बात की थी उसमें 1300 टन सोना है। तिरुपति बालाजी में आज भी यह माना जाता है कि लगभग हर साल 700 से लेकर 1200 किलो सोना चढ़ाया जाता है। आज भी, जब भारत इतना गरीब हो चुका है तो भी चढ़ाया जाता है। और अकेले तिरुपति बालाजी के पास ऐसा माना जाता है कि 250 से 300 टन सोना है। 5 टन सोना तो उन्होंने सरकार की बैंक सोना जो गोल्ड डिपॉजिट स्कीम है उसमें जमा करवाया हुआ है। तो ये जो आंकड़े पुराने हम देखते हैं कि हमें लूटा गया और हम अमीर थे, ये पूरी तरह से सच आंकड़े हैं, इसमें कहीं भी झूठ की गुंजाइश नहीं है। और अंजू ने कितना खरीदा, ये आंकड़े लेके आया ना। तो माताओं के कितने बता रहा भाई? माताओं के पास 21,000 टन है हमारे। 21,000 टन पूरी दुनिया में जो ये संगठित खनन, शायद लगता है इसकी पत्नी ने सोना मंगवाया होगा तो इसने बता दिया सारे देश ने इतना इकट्ठा कर रखा, तो और क्यों कर रही है, बतेरा है देश में। खैर, ये कहने का मतलब ये है कि आज भी इतने पतन के बाद कहते हैं भारत में गरीबी है, भूखमरी है, लाचारी है, बेबसी है। तो उस ऐसी स्थिति में भी इतना वैभव तो आज भी है। जी आगे। विदेशी लूटने के लिए आते रहे, उनको ऐसा नहीं कि भारत का कोई मौसम अनुकूल आता था। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि उन्हें भारत बिल्कुल पसंद नहीं है, भारत का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अरब में तरबूजे खरबूज होते हैं, उनको वही खाने की आदत होती है जो रेगिस्तान में होते हैं। वो कहता है कि यहां अच्छी क्वालिटी के तरबूजे खरबूजे नहीं मिलते, लेकिन फिर भी वो कहता है कि भारत में अच्छी बात यह है कि भारत में खूब सारा सोना है और मैं इस सोने को लूटने के लिए आया हूं, ये अपनी आत्मकथा में वो कहता है। और उसके बाद जब वो वैभव को देखता है तो यहीं पर टिक जाता है कि यहां से आकर जाकर बार बार लूट नहीं सकते, यहां से तो बस के ही लगातार लूटकर बाहर भेजना पड़ेगा। आगे हम बात करें तो ये छोटे छोटे कोटेशन लेकर के आते हैं हमारे राकेश जी, पूरी तैयारी करके आते हैं, जोरदार ताले बजाओ उनके। जहांगीर के दरबार में थॉमस रो नाम का ब्रिटिश राजदूत आया। अब वो जहांगीर के दरबार में जब वो आता है तो उस समय जहांगीर का जन्मदिन मनाया जा रहा होता है और उनको तोला जा रहा होता है। तो वो लिखता है कि एक तराजू में जहांगीर को बैठा दिया गया, दूसरे तराजू में रेशम के बड़े बड़े थैलों में सबसे पहले चांदी से तोला गया, फिर सोने से तोला गया, फिर हीरे जवाहरातों से तोला गया, और इन सबको बार बार तोलकर
गरीबों में बांटने के लिए अलग रख दिया गया। तो वो लास्ट में लिखता है, वो कहता है कि ये सारा देखने के बाद मुझे यकीन नहीं हुआ कि इनमें सोना चांदी हीरे जवाहरात है, कहीं इनके अंदर पत्थर तो नहीं भरे हुए, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि उनके अंदर सोना चांदी हीरे जवाहरात ही थे। ये ब्रिटिश का राजदूत थॉमस रो, जो जहांगीर से एक चार्टर लेने के लिए, एक अनुमान आदेश लेने के लिए आया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर सके, वो ये लिखता है। एनसीईआरटी की पुस्तक की बात करें, अब ये जो जितने लूट की ये जो बातें हैं, जैसे गजनवी गया, गोरी गया, तो उन्होंने, उनके दरबारियों ने वो बातें लिखी, वो सारी बातें अरब में फैली, फिर वहां से यूरोप में गई। तो यूरोप के सारे देशों के लोगों के मन में एक ही बात थी कि किसी तरह हम भारत पहुंचे, और ये जो भारत को सोने की चिड़िया को लूटने का काम अरबी कर रहे हैं, ईरानी कर रहे हैं, फारसी कर रहे हैं, अफगानी कर रहे हैं, हम भी इसको करें। तो वो सारे देश, उसमें पुर्तगाल सबसे आगे था, उनकी इच्छा यह थी कि किसी भी तरीके से हम भारत का मार्ग खोजें। यूरोप में आप सबको पता है कि कुछ नहीं होता तो केवल ठंडा मांस खाते हैं और केवल आलू खाते हैं, भुना हुआ आलू खाते हैं, या उबला हुआ मांस खाते हैं, उबला हुआ आलू खाते हैं। उस समय की बात है, पुराने जमाने की, 500 साल पहले, 700 साल पहले। तो उस समय उनको काली मिर्च की एक आदत पड़ी हुई थी कि भारत के केरल से काली मिर्च आती थी, और उस काली मिर्च और नमक के बिना वो चीजें खाई नहीं जा सकती थी। उनको पहले उबला खाने की आदत थी, बाद में भारत के व्यापारियों ने उनको काली मिर्च की लत लगा दी थी। और उस समय काली मिर्च इतनी सस्ती नहीं होती थी जैसी आज है। उस समय जो यूरोप में काली मिर्च बिकती थी, वो काली मिर्च सोने चांदी के भाव में बिकती थी। और कैसे बिकती थी, भारतीय मसालों की वैल्यू कितनी थी कि उस समय यूरोप में जो अमीर व्यक्ति होते थे वही केवल इसको खा सकते थे। और जैसे हम अपने ड्राइंग रूम में कुछ सोने चांदी के आर्टिकल रखते हैं ना, कि कोई बाहर का आए तो उसको पता लगे हम कितने अमीर हैं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि मर्तबान में वो काली मिर्च रखते थे, ये दिखाने के लिए कि मेरी कैपेसिटी है कि मैं काली मिर्च भोजन में खाता हूं। ये बिल्कुल सच है, इसमें कहीं भी झूठ की आवश्यकता नहीं। और कोई इसको देखने के लिए आपको कहीं विदेश जाने की जरूरत नहीं, आप केवल गूगल कर लीजिए। कोई भी व्यक्ति जो आस्था पर सुन रहा है, यहां पर जो मंच से हम बात कर रहे हैं, वो कोई किसी पुस्तक को उठाने वाली बात नहीं कर रहे, हम वो बात कर रहे हैं जो आप गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट से जिसकी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सारा यूरोप इस दुविधा में था कि किसी भी तरीके से हमें भारत का मार्ग मिले। इसी बीच एक घटनाक्रम और हुआ, तुर्की और यूरोप का युद्ध शुरू हो गया। तो जो जमीन का मार्ग था, तुर्की के रास्ते जो भारत का व्यापार होता था, भारत के मसाले, भारत की मलमल, भारत के रेशमी कपड़े, भारत के हाथी दांत के सामान, भारत के धातुओं के सामान जो विदेशों में जाते थे, उस रास्ते के ऊपर एक बैरियर आने के कारण वो व्यापार बंद हो गया। तो यूरोप के बाजारों के अंदर भारत के सामान की जो कीमत है वो 400 गुना ज्यादा हो गई। हिस्टोरिकल फैक्ट है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो 400 गुना ज्यादा हो गई। तो पुर्तगाल का जो राजा है, उसकी बड़ी इच्छा थी कि किसी भी तरीके से हमें भारत का रास्ता मिले। पुर्तगाल का उस समय राजा था डैम मैनुअल, उसका बेटा हेनरी था। उन दोनों ने 40 साल लगाए, सरकारी खर्चे पर अभियान, जहाज तैयार करते, उसके साथ सेना तैयार करते, उनको 1.5-2 साल का राशन देते, उनको गारंटी देते कि तुम्हारे पूरे जीवन की चिंता हमारी है, तुम अगर अभियान में मर गए तो तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद उनको वो भेजते थे। और ऐसे उन्होंने बहुत से अभियान भेजे। और उसी अभियान में एक अभियान वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा भारत में आया था। हमें दुख की बात यह है, पूज्य स्वामी जी महाराज इसको बदल रहे हैं 70 सालों बाद, कि हमें इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। वास्को डिगामा से पहले तो हमारे समुद्रगुप्त से लेकर, बिंदुसार से लेकर, हमने तो रोम के राजकुमारियों के साथ शादियां की हैं, वहां पर अपने दूत भेजे हैं, वहां के दूतों को, वहां के राजकुमारों को बंधक बनाकर अपने यहां रखा है। और प्राचीन समय से ही भारत के संपर्क रहे हैं, भारत के व्यापारी गए हैं। और वास्को डिगामा के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो भारतीय व्यापारियों से रास्ता पूछते पूछते भारत में आया था। तो ये एक बड़ा झूठ भारत में फैलाया जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। और इसको बदलने का काम भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, इसको कोई दूसरा बदलने का काम नहीं करता। अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड में भारत का सही इतिहास पढ़ाया जाएगा कि वास्को डिगामा भारत की खोज के लिए नहीं आया था, लूट के लिए आया था। तो वास्को डिगामा भारत में आया, 1498 में भारत में आया। वो 4 जहाज लेकर आया। जो जहाज लेकर आया उसके साथ 180 लोगों का दल था। 180 लोगों के दल में केवल 50 व्यक्ति वापस पहुंचे थे। और वो कोई पहला दल नहीं था, उससे पहले 40 बार
वास्को डिगामा के देश में वास्को डिगामा के राजा ने अलग अलग अभियान दल भेजे थे कि किसी भी तरीके से भारत का रास्ता पता लगाओ, क्योंकि भारत के अंदर जो है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। भारत के मसालों के व्यापार करने से हम सबसे अधिक अमीर बन सकते हैं, और भारत में जितना सोना चांदी है वो कहीं भी नहीं है। वास्को डिगामा जब भारत में आया तो उस समय कालीकट का राजा झामोरिन था। तो उस कालीकट के राजा के पास जब वो ये संदेश लेकर गया कि पुर्तगाल के राजा ने मुझे भेजा है और उन्होंने आपके नाम मुझे 2 पत्र दिए हैं, तो पत्र देने के लिए जब वो गया तो राजा के दरबार में कुछ लोगों ने उससे पूछा कि तुम पुर्तगाल से हमारे राजा के लिए क्या लेकर आया हो। तो उसने कुछ मूंगे की लड़ियां दिखाई, कुछ थूकने की कटोरी दिखाई, कुछ उसने ये कहा कि हम वहां से कुछ घटिया क्वालिटी के कपड़े लेके, जिनको वो अच्छा मानते थे वो कपड़े हम लेकर आए हैं, 2 पीपे शहद के, 2 पीपे चीनी के, कुछ ऐसा सामान उनके पास था जो उनके देश में सबसे अच्छा माना जाता था। तो राजा के दरबान ने उस सामान को देखकर कहा कि हमारे यहां राजा को ऐसा घटिया सामान कोई घटिया, जो कोई निचले से निचला व्यापारी है वो भी नहीं देता। और ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं, ये देखिए एनसीईआरटी की छापी हुई पुस्तक है, कोई विदेशी पुस्तक नहीं है, कांग्रेस के शासन में छापी हुई पुस्तक है। इसमें यह लिखा हुआ है, यद्यपि इसमें बहुत चीजें घुमा फिरा कर लिखी हुई हैं, लेकिन ये चीजें आपको इसी में मिल जाएंगी। काली मिर्च के बारे में इसमें मिल जाएगी, रूट जो बंद हुआ उसके बारे में मिल जाएगी, विदेशी लोग किस प्रकार से काली मिर्च नमक से खाते थे, किस प्रकार से सजाते थे, 400 गुना दाम उसका कैसे होता था। तो झामोरिन के दरबारी ने यह कहा कि ये जो सामान आप राजा को दे रहे हो, ये तो कोई हमारे भारत का जो सामान्य व्यक्ति भी राजा से मिलता है वो भी ऐसा सामान उसको नहीं देता, तो राजा को ये पसंद नहीं आएगा। तो झामोरिन वास्को डिगामा ने वो सामान रख लिया। उसके बाद जब वो झामोरिन से मिला तो झामोरिन ने पूछा कि आपके देश में क्या क्या होता है और आप हमारे लिए क्या लेकर आए हो। तो वास्को डिगामा ने झूठ बोला कि हम तो पहले खोज में आए थे, राजा ने, हम अपने यहां से कुछ लेकर नहीं आए आपके लिए भेंट, अगली बार आएंगे तो हम आपके लिए भेंट लेकर आएंगे। तो एक बात के ऊपर हम यकीन कर लें कि हमारा भारत सोने की चिड़िया था, और भारत के अंदर जो था वो पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं था। भारत इतना अमीर था, इतना अमीर था, आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर हम अकबर के समय की बात करें तो अकबर के समय 16वीं शताब्दी में जो सम्राट अकबर का खजाना था वो 17.5 मिलियन था, और ब्रिटेन का 18वीं शताब्दी में जब वो राज कर रहा था, कई देशों पर, भारत पर कई साल तक राज कर चुका था, उस समय 16 मिलियन पाउंड का उसका खजाना था। माने पूरे ब्रिटेन से ज्यादा तो अकेले अकबर पर ही के पास ही था, और अकबर का पूरे देश में राज नहीं था, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में राज था। और उत्तर भारत से ज्यादा संपत्ति दक्षिण भारत में पहले भी थी, और अभी भी सोना चांदी से लेकर के वेल्थ में साउथ इंडिया, क्योंकि मुगलों की भी लूट से बचा रहा और अंग्रेजों की लूट से भी बचा रहा और विदेशियों की लूट काफी हद तक उससे बचा रहा। और ये जो मंदिरों में भी संपत्तियां जो आज जिसका बार बार पद्मनाभन का नाम ले रहे हैं, वो भी इसीलिए बचा रहा कि साउथ में था। तो भारत का वैभव, जो लोग कहते हैं ना भारत दरिद्र था, ऐसे कहने वाले महादरिद्र हैं, बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हैं, बीमार है बेचारे। तो बहुत पुरुषार्थ करके जो है आपको ये थोड़ा थोड़ा सारांश के रूप में डेटा बता रहे हैं कि भारत जैसा अमीर देश पूरी दुनिया में कोई नहीं था। जिस ब्रिटेन का कहते हैं पूरी दुनिया में राज था ना, ये था, वो भी हमारे अकेले अकबर से भी गरीब था। हाँ, और 18वीं शताब्दी में लूटने के बाद, सारी दुनिया लूटने के बाद भी वो गरीब था। तो ये उससे कम था, मतलब गरीब तो क्या था, उससे कमतर था। तो भारत की का ऐसा वैभव था, और उस वैभव को किस तरह से लूटा, सदियों तक अभी भी लूटे जा रहे हैं। उस लूट से बचना है। मैंने घड़ी की तरफ देखा, वक्त हो गया। अब ये लूट का सिलसिला ये थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहेंगे। अब 2 तरह की रिसर्च आपको बताएंगे, एक तो जो आपको नई नई मेडिसिन पर रिसर्च कर रहे हैं डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, और कल मेडिसिन वाली लूट के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। तो जो है हमारे भाई राकेश जी के लिए, ये पढ़ाई से इंजीनियर है, सेवा से अब जो है पतंजलि योगपीठ में मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, सोशल मीडिया की भी हमारे प्रभारी हैं, जोरदार इनका अभिनंदन है। कई काम एक साथ करते हैं। मैं अपने शिष्यों को मल्टीटास्किंग बनाता हूं कि तुमको खाली एक विषय का बोध नहीं होना चाहिए, विविध आयामों का बोध होना चाहिए। तो आज वक्त काफी हो गया। अभी इंडिया टीवी पर जो कोरोना में लुटपिट गए थे उनके लिए कार्यक्रम रखा है। शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से कोरोना में जिनकी बहुत हानि हुई,
जैसे वो बिटिया भी बता रही थी कि मैं तो कोरोना की वैक्सीन लगा करके फिर उठ ना पाई, डॉक्टर ने बोले थे अब तो मरेगी। तो कोरोना में जो बहुत लुटे और उसके बाद शारीरिक दृष्टि से मानसिक दृष्टि से ट्रोमा में चले गए, जीवन की आशा ही नहीं रही थी, और उनको भी 75% तक फेफड़े खराब हो गए, 90% तक फेफड़े खराब हो गए, लीवर खराब हो गया, हार्ट और अलग अलग तरह के मेंटल डिजीज हो गई, और उन्होंने अपने आप को उभारा। वो मेरे साथ चलेंगे इंडिया टीवी के कार्यक्रम।